चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस में हम असर्टिव सेंटेंसेस देख चुके थे, इंटेरोगेटिव देख चुके थे, कॉजेटिव वर्ब से कुछ बनने वाले आपको दिखाए थे कॉजेटिव सेंटेंसेस, उन पे कुछ चर्चा की थी, बता दिया था आपको। और कुछ आपका कॉम्प्लीमेंट का कन्फ्यूजन था तो वो भी आपको समझा दिया था। और आखिरी आपका बचता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हिंदी में जिनको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, उनके एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। पहले तो आप देख लें कि इम्पेरेटिव इस प्रकार आपको 5 फॉर्म में मिलते हैं। एक V1 यानी क्रिया के पहले रूप से बनने वाला, जैसे मैंने लिखा ओपन द डोर, ये V1 से बनेगा, ये V1 है आपका। दूसरा डोंट या डू नॉट जिसको बोलते हैं, और उसके साथ V1 से बनने वाला सेंटेंस, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी। और यदि किसी के दिमाग में ये बात चल रही हो कि डू नॉट और डज नॉट तो सर हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, तो ये वाक्य क्या इंटरोगेटिव नहीं हो सकता, इंटरोगेटिव नेगेटिव? यदि होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होता। आप देख रहे हैं फुल स्टॉप दिया गया, इम्पेरेटिव है, यानी पहले आपको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर पे प्लीज या काइंडली से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंसेस। 4 नंबर पे लेट से बनने वाले सेंटेंसेस। और 5 नंबर पे रहता है ऑलवेज या नेवर एडवर्ब का यूज करके इम्पेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। हम बिल्कुल सरल से मुश्किल की तरफ बढ़ते हैं, और सरल होता है प्लीज या काइंडली से बनने वाला सेंटेंस। कुछ भी नया नहीं करना होता। जैसे इसमें एक उदाहरण लिया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बस इतना ही जोड़ना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि इस प्लीज या काइंडली को रिक्वेस्टेड में चेंज किया। ध्यान से देखो, ये आपका V3, ये आपकी HV यानी B हो गया, और B + V3 होने पर अपना वॉइस है उसको करेक्ट माना जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू ऑब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, यू सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, वो जोड़ दिया गया। टू का यूज किया, टू इन्फिनेटिव, और ये V1 और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यदि प्लीज या काइंडली सेंटेंस बनता है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के प्लीज या काइंडली को रिमूव कर दो, बचे गए सेंटेंस को आप जो कहते हो लिख दो। सरल बात है, ज़्यादा माथापची की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं आपके V1 से, यानी जो क्रिया का पहला रूप है V1 से बनने वाला जो सेंटेंस है उसके सेंटेंस आते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस यानी वाक्य। तो वो देख लेते हैं हम। उदाहरण यदि लेते हैं तो ये बना ओपन द विंडो, ओपन द विंडो।
देखिए जी, बिल्कुल सरल तरीका तो ये है कि आप इसको लेट से बना दें। लेट द विंडो, ये इसका ऑब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी। लेट द विंडो बी ओपन, वाक्य आपका एकदम करेक्ट है, कुछ दिमाग लगाना नहीं। या फिर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि इसमें सीधा आदेश दे रहे हैं आप, टू ओपन द विंडो। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिखा, और उदाहरण लिखा गया, राइट ए लेटर टू योर फादर। राइट ए लेटर टू योर फादर। बस करना क्या आपको, ये वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, योर फादर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो टू नामक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बस ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गलत ना समझ लें आप। तो बन जाएगा लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर फादर, और वाक्य आपका एकदम सही होगा। यानी कोई मुश्किल आपको इसमें आने वाली है नहीं। इसमें छोटे वाक्य रहते हैं जिसमें आपको दुविधा हो जाए, तो वो ये है, जैसे डू इट, तो ये इट ऑब्जेक्ट है, वही लेट इट बी डन। बिल्कुल ही सिंगल वर्ड ही आ गया। जैसे ये वर्ड आ गया फायर, तो लेट इट बी फायर्ड आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर किस प्रकार करें, तो यू आर ऑर्डर्ड टू फायर। तो कुछ मुश्किल नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत सरल है। तो ये हमने किए थे HV-V1 से बनने वाले। तो एक आपको सिखाया प्लीज या काइंडली का सेंटेंस, एक आपको सिखाया HV से बनने वाला, और फिर आपका 3 नंबर का जो आता है वो आता है डू नोट से स्टार्ट होने वाले, डू नोट से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब डू नोट से वाक्य यदि स्टार्ट हो रहा है तो किस प्रकार करेंगे। जैसे ये वाक्य लिखा, डोंट स्पिट हेयर। डोंट स्पिट हेयर, स्पिट करता था जी थूकना। तो बनाएंगे आप यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन टू स्पिट हेयर। अब ये फोरबिडन क्या है, हम इसको फोरबेड पढ़े हैं। देखिए जी, ये वर्ब होती है फोरबिड, फोरबेड और फोरबिडन। कई जगह आपको ये फोरबिड V2 और फोरबिड V3 से मिल जाएगा, इसलिए यू आर फोरबिड भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये आज की तारीख में अच्छा है। ठीक है जी, आगे देखिए और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण और लिया, जैसे डोंट मेक ए क्राई। तो आप कर देंगे यू आर फोरबिडन टू मेक, और आगे सेम रहना आपका सेंटेंस। यानी आपको
आपको प्लीज़ और काइंडली के सेंटेंस बताए, आप आराम से कर लेंगे। आपको V1 से बनने वाले सेंटेंस ही बताए, आप आराम से कर लेंगे। आपको डू नोट से बनने वाले सेंटेंस बताए, आप आराम से कर लेंगे। और अब आपका बचता है आपके पास लेट से बनने वाले वाक्य। लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य यानी सेंटेंसेज। ये भी बहुत सरल है, आप बिल्कुल सरल वाक्य से उदाहरण में लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने लिखा है लेट रवि सिंग ए सॉन्ग। अर्थ यही है कि रवि को एक गाना गाने दो। सब्जेक्ट है रवि, सिंग आपकी वर्ब है और ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए जी, लेट का लेट ही रहना है। लेट ए सॉन्ग बी, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग बाय रवि। उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा, आप कर लेंगे आराम से। एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे लेट मी गो। इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी था और ऑब्जेक्ट भी था, वर्ब भी थी, और इसमें वर्ब है। और ये आपको देखो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये ऑब्जेक्टिव रूप में लिखा ही है पहले से ही। तो ये तो हम सब जानते हैं कि लेट जो है वो ऑब्जेक्टिव रूप लेता है, लेकिन यहाँ अब देखना फिर आप इस वाक्य को कैसे फ्रेम करेंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ये आप किससे कह रहे हैं? या तो अपने से छोटे, या समकक्ष, या बड़ा। तो यदि आपका बड़ा है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, और समकक्ष या छोटा है तो उसको आप अलाउडेड के लिए काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार हो सकता है एक तरीका, तो लेट मी बी अलाउडेड टू गो, कि मुझे अनुमति दी जाए जाने की। वर्ब को तो इसी प्रकार, यहाँ जो वर्ब है देखो आप ध्यान से, सिंग का यहाँ V3 लिखा है, ये B प्लस V3 आपका वो साधारण तरीका ही बन गया। लेकिन यहाँ देखो आप, ये गो का गो ही रखा है मैंने, ये टू इन्फिनेटिव के बाद V1 ही रखा है मैंने, आप ध्यान से देखो ये V1 ही रखा है। जबकि अलाउडेड जोड़ा है, ये आपका B और अलाउडेड V3 वाक्य करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है, यदि आप इतना न सोच पाएँ तो दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, और वो ये है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सेम वाक्य लिखना है लेट मी गो। कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सरल है। अभी और चलो आपको बता देता हूँ कि सर हमें कैसे पता चले कि छोटा है, एक बड़ा है, एक ऑर्डर है, एक रिक्वेस्ट है। तो देखिए जी, अब ये वर्ड काम में लें, फिर यू आर आस्क्ड, और ये सब के लिए कारगर है। टू और आगे का सेंटेंस आप फ्रेम कर दें। अब आपका बचता है लास्ट में ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ऑलवेज या नेवर से जो सेंटेंस बनते हैं उनको कैसे करेंगे, उदाहरण लेते हैं। जैसे इसने लिखा है ऑलवेज हेल्प द नीडी, कि हमेशा, नीडी का अर्थ है जरूरतमंद, उसके आप क्या करो, मदद करो। तो एक तरीका तो ये लेट द नीडी, क्योंकि नीडी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट द नीडी ऑलवेज बी हेल्प्ड। एक तरीका तो ये है, आप इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरा ये है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर एडवाइज्ड भी आप काम में ले सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड भी आप काम में ले सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड ऑलवेज टू
हेल्प देन नीडी, दोनों ही करेक्ट रहेंगे। और देखते हैं जैसे नेवर नेवर टीस एनिमल्स, कि आप जानवर जो उनको कभी टीस ना करें, चिढ़ाए ना, परेशान ना करें। तो लेट एनिमल्स नेवर बी टीस्ड। और देखते हैं जैसे नेवर लूज टेम्पर, कि आप धैर्य कभी ना खोएं। तो फिर वही चीज़ है, या तो आप ये बना सकते हैं, और इसको बिल्कुल सरल तरीके में बनाए तो आप इस प्रकार बना ले, मच बेटर है। यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर इसमें भी वही चीज़, यू आर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड नेवर टू लूज टेम्पर, बस। और ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हो गए। तो अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ प्रमुख उदाहरण हम देखते हैं, यानी सरल से मुश्किल की तरफ बीच बीच के उदाहरण से हमें आगे बढ़ेंगे। यानी ऐसे उदाहरण जो बहुत सरल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो हम कर नहीं पाएंगे, हम वो उदाहरण देखते हैं ताकि उन उदाहरण से अपना जो तैयारी है, माने किस प्रकार की तैयारी, किस लेवल के अपने उदाहरण आ सकते हैं। जैसे पहले बिल्कुल सरल उदाहरण लिया, उदाहरण है ही, जैसे उदाहरण लिया ही हैज लर्नड all the lessons, he has learned all the lessons। वीडियो पॉज करके और आप खुद बना के देखें इसको कि हम किस प्रकार बना पा रहे हैं। चलिए जब हम इसको बनाते हैं तो आपको पता है ये हैज़ और लर्नड V3 ये सब्जेक्ट, और इसमें ये पूरा का पूरा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फ्रेम करेंगे, ऑल द लेसन्स, बस याद इतना रखना है, इसमें V3 है तो आप क्या जोड़ेंगे, बीन। लेकिन याद रहे यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था और यहाँ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हैव लर्नड बाय हिम, और आपका वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आप आराम से यदि सेंटेंस को देखेंगे तो वाक्य आपका करेक्ट हो जाना है। अब देखना, लिखा है नोबडी हैज सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज, कि हाल ही के दिनों में किसी ने बाघ को नहीं देखा। रिसेंट, हाल ही में, रिसेंटली एड होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिलअप कर रखा है। और आप वो भी समझ ले जो मैंने आपको सिखाया कि देखो नोबडी, वन बड़ी थिंग, नोबडी, एवरीबडी, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर हो, इसीलिए किसका यूज किया गया, हैज का। और दी टाइगर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये भी मैंने आपको सिखाया कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं उनको लगाना होता है और कौन से सब्जेक्ट जो है उनको बाई लगा के नहीं लगाना होता। तो बस आगे आपका द टाइगर हैज़ नॉट, V3 है, बीन जोड़ेंगे आप। द टाइगर हैज़ नॉट बीन, सी की थर्ड फॉर्म ही सीन होती है, तो द टाइगर हैज़ नॉट बीन सीन इन रिसेंट डेज। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूँ, ये जो वर्ड लिखा देखना, बी प्लस V3, बीन प्लस V3, बीइंग प्लस V3,
ये जी कमज़ोर वर्ब्स रहती हैं, कमज़ोर फॉर्म में प्रयोग होती है और इसलिए इनके बीच में नोट कभी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आना है इनसे पहले आ जाएगा। यानी ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे, यानी बाई नोबडी लगाने की यहाँ आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अब देखते हैं नोबडी कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता। अब मैंने ये तो समझाया आपको कि नोबडी आप इसमें लगा नहीं सकते, मतलब आपको पता ही नहीं है, जो आपके लिए अननोन है। दो तरीके के सब्जेक्ट आपको सिखाए थे, यदि याद हो तो, वेल नोन और अननोन। वेल नोन को भी बाई लगा के नहीं लिखेंगे और अननोन को भी नहीं लिखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये आपका मॉडल, ये आपकी वर्ब और इट होता है ऑब्जेक्ट, अभी सिखाया आपको यदि याद हो तो। ये सेंटेंस था जिससे मैंने अभी अभी इट का यूज किया था, ये देखो डू इट, तो इट ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये क्या रहा आपका, नोबडी कैन डू इट, ये कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यहाँ आपको, आप वाक्य क्या करते हैं, नकल करते हैं। देखिए आप पहले तो वाक्य देख के ऐसे हड़बड़ाए ना, आप मेन चीज़ फोकस रखें, उसको ना भूलें। आप सबसे पहले सब्जेक्ट फ्रेम करते हैं, ये इसका यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है जी, वो अननोन है, वो एक अलग मैटर है, बाई लगा के नहीं लिखेंगे, लेकिन है तो सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या बनाए आप, सब्जेक्ट इट। फिर आप ध्यान से देखो, यहाँ मॉडल है, ये मॉडल है, देखिए ध्यान से देखें, मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखाता हूँ। मॉडल है, ठीक है, मॉडल की जगह मॉडल। फिर आगे जी वर्ब। अब देखना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं जी मैं, तीसरी, डू, डिड और डन। क्योंकि ये मॉडल से बना है तो अपनी चारणी, जो सारणी है, चार्ट, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया कि यदि क्रिया का पहला रूप हो तो आप क्या जोड़ेंगे, सर, इज, एम, आर। दूसरा हो तो क्या जोड़ेंगे, वॉज और वर। और तीसरा हो तो आप क्या जोड़ेंगे, बीन। और 4 नंबर का टेंस यानी आईएनजी फॉर्म हो तो क्या जोड़ेंगे, बीइंग। और यदि मॉडल दिया हो तो आप क्या जोड़ेंगे, सर, बी। और इन सब के साथ मेन वर्ब का कौन सा रूप रहता है, इन सब के साथ रहती है V3। तो ये V3 मैंने लगा दी। ये मॉडल है कैन, तो क्या जोड़ूं, बी। अब देखना मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल। आप देखना, नोबडी कैन डू इट, हिंदी दिया मैंने, यह है कोई नहीं कर सकता, यह कोई नहीं कर सकता। अब देखना, मैंने कहा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी एक्टिव से पैसिव भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या चेंज नहीं करते, मीनिंग चेंज आप नहीं करते, यानी उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यदि मैं इस प्रकार बनाऊँ, इट कैन बी डन, यह किया जाएगा, तो गलत हो गया है। तो ये तो कोई भी कर सकता है इसका मतलब। और आप ये करें कि कोई नहीं कर सकता, मतलब इसको आप बाई लगा के लिख नहीं सकते, इसको मतलब आप इस मॉडल को ही क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे। ये आपका नो है मॉडल में, यानी सहायक क्रिया में समा जाएगा। आप सब जानते हैं कि नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ होता है, जैसे ये देखो मुख्य क्रिया के साथ नहीं होता। जैसे आई नोट गो टू मार्केट नहीं हो सकता कभी भी, आप समझ रहे हैं ना। या ऐसे क्या सेंटेंस लिख सकता हूँ क्या मैं, कि आई नोट गो टू मार्केट, क्या ऐसे सेंटेंस लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता जी, वाक्य गलत है। आई डोंट गो टू मार्केट, तो ये नोट यहाँ फ्रेम किया, इट कांट बी डन, यह नहीं किया जा सकता। अब बाई नोबडी किसी के द्वारा आवश्यकता ही नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से सेंटेंस समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं आप सोचोगे सर वहाँ कैन था और यहाँ आप कैन नोट कर दिए तो कैसे हुआ, मुझे लगता है आप आराम से कर पाएंगे। चलिए जी एक और उदाहरण लेता हूँ। जैसे उदाहरण लिया, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है। देखिए ध्यान से देखिए आप, ये आपका मॉडल है या नहीं, ये मॉडल है आपका, ये वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जो लुक इनटू है ना, ये एक ही साथ है
और द मैटर आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कहानी सेम वैसी है जैसे एक बार आई थी, आपके याद हो तो, लाफ एट, आया होगा, ये कहानी आई थी, लाफ एट, लुक एट, वैसे लुक इनटू, समझ गए। तो द मैटर मॉडल मस्ट और बी, और लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड इनटू। बाई अस आप लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि ये बहुत सरल है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस आपको तो इतना ही रखना है कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर लें अच्छे ढंग से। एक WH वर्ड का और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर भी चलो देख लेते हैं। और एक इम्पेरेटिव का देख लेते हैं। एक WH वर्ड का देखा मैंने, जैसे हु हैज़ locked, who has locked the door, question mark, who has locked the door, question mark। तो who का हम क्या करते हैं, बाई हूँ, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, फिर मुझे HV की जगह HV रखनी है यार, इसमें V3 है तो क्या जुड़ेगा जी, बीन, समझ गए। चलिए ठीक है, अब मैं हैज़ और हैव दोनों रखूँगा, आप समझे एक बार, मैं हैज़ और हैव दोनों रखूँगा, हैज़ और हैव दोनों रखूँगा, जल्दबाजी नहीं करूँगा। तो बाई हूँ, WH वर्ड की जगह WH वर्ड, ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, और दैट और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। सिखाया था आपको हु से बनने वाले वाक्य में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, यानी बाई लगा के लिखने को कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है। तो आप यहाँ किसको लेके आएंगे, दैट डोर। और ऐसे सेंटेंस बहुत ही सरल होते हैं और सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं में होती है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप जल्दबाजी करते हैं और वो गलती हो जाती है। और वो जल्दबाजी कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये हैज़ और हैव तो आप फिर भी शायद चुन ले, लेकिन वर्ब को एक साथ रख देंगे आप, ये बच जाएगा दैट डोर आपका लास्ट में और गलत हो जाएगा। तो ये आप इसलिए लिखें क्योंकि आपका हैज़ आएगा या हैव, ये फैसला कौन कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट। तो ये कट गया जी। बाई हुम हैज़ दैट डोर, बीन जोड़ना है आपको, बीन लॉक्ड, क्वेश्चन मार्क, और आपका वाक्य हो गया करेक्ट। तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, आई होप अब वॉइस में तो नहीं रहनी चाहिए कम से कम। एक आपका इंपेरेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे लिखा, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास। ये सेंटेंस है, मैंने लिख दिया और आपको ये सेंटेंस करना है। तो आप ये ध्यान से देखें कि जब उसमें आपको ज़्यादा तो कुछ करना ही नहीं है, यदि उसने दे ही दिया, क्या दिया है आपको, उसने दिया है प्लीज दिया है, और यदि प्लीज दिया गया है तो वही लाइन आपकी सीधी लाइन रखनी है। और क्या लाइन है आपकी सीधी लाइन है कि आपको प्लीज यदि दिया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑफ द ग्रास। इतना ही तो कह रहा है वो आपको कि आप घास से क्या रहो, कीप ऑफ रहो, यानी दूर रहो, बस। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आप वॉइस में कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉइस की आपको जितनी भी जहाँ भी जो भी एक्सरसाइज मिले आप सब सोल्व कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले, वॉइस का यही रूल है, आप पहले आइडेंटिफाई करें सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, ये आप अंडरलाइन करके उसमें लिख लें। दूसरा आप ये देखें कि दिया गया वाक्य कैसा है, वाक्य असर्टिव है यानी आपका वाक्य साधारण है, या फिर आपका वाक्य इंटेरोगेटिव है, या फिर आपका वाक्य इम्पेरेटिव है, ये आप देखें। फिर आपको ये देखने के बाद उसमें ये देखना है
कि कहीं उस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं उस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब तो नहीं है। ये चीज़, कुछ चीज़ें आप उसको ध्यान रखनी है। और ख़ासकर आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की समझ होना चाहिए। कहीं आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट बना देंगे तो गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो वॉइस का अपना टॉपिक क्लियर हुआ, और उसके बाद जो अपना नया टॉपिक शुरू होगा वो है आपका नरेशन। इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे। ठीक है जी।